नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे और वो ये है कि अगर आपका 12th का एग्जाम पास हो गया तो आपके सामने बहुत डिफरेंट तरीके से करियर ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसमें आपने अपने तरीके से पहले कुछ डिसाइड कर रखा होता है, जैसे किसी को आईआईटी की तैयारी करनी, किसी को बीटेक करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, नीट की तरफ जाना है और भी डिफरेंट अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन कुछ बच्चों के मन में एक रहता है कि मैं सामान्य परिवार से हूँ, साधारण परिवार से हूँ, मेरे पास ऐसी बहुत सारी सुविधाएं नहीं है कि मैं ऐसे किसी करियर ऑप्शन को चुन सकूं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, वो आपके पास नहीं है। तो फिर उस स्थिति में आप जानते हैं कि सामान्य परिवार के पास एक ही व्यवस्था बचती है कि वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की ईमानदारी से प्रिपरेशन करे। तो जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आज हम इस बिंदुओं पर बहुत एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली बात, बच्चों को ये रहता है कि हमने 12th में ये सब्जेक्ट ले रखे थे, जैसे किसी के पास बायो थी, किसी के पास मैथ्स थी, किसी के पास कॉमर्स थी और किसी के पास कोई अनदर सब्जेक्ट थे, तो मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एकदम सिंपल लाइन में आंसर है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने कौन से सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में ले रखे थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन देन आईएएस तक के एग्जाम में कोई पर्टिकुलर डिग्री आपने 12th में किस सब्जेक्ट से अपने 12th पास किया, इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो कहने को कुल मिलाकर मतलब कि 12th एक डिग्री मात्र है, वहां आपके कितने परसेंटेज हैं, क्या था क्या नहीं था, इस बात से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कोई दूसरे बिंदु पे मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी बच्चों के मन में ये भ्रम रहता है कि मैंने 12th कर लिया, मेरी जो जर्नी है वो समाप्त हो गई, अब मुझे कोई संघर्ष की जरूरत नहीं। सच ये है कि अब असली जर्नी स्टार्ट होती है। अब आपको करियर ऑप्शन चूज करना है, आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपको अपने जीवन में क्या करना है। तीसरी बात, या किसी तरह से कुछ पदों के नाम आप सुनते हैं और उसके बाद आपको लगता है ये कैसे बना जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन कैसे सकते हैं। बहुत दिन बाद पता चलता है कि एसएससी का एक एग्जामिनेशन होता है जिससे हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अच्छा, ये हमें पुलिस में शामिल होना है तो पुलिस के लिए एसआई का अलग फॉर्म आता है और कांस्टेबल का अलग फॉर्म होता है। इस तरह से अलग अलग तरीके से बहुत सारे भ्रम या फिर जागरूकता ना होने की वजह से हमारे सामने कन्फ्यूजन की स्थिति स्टार्ट होती और हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना। तो बिंदुवार हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपको मैं इस पॉइंट पे ले चलता हूं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस दो तरीके के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे सामान्यतः पुलिस के एग्जाम, लेखपाल, आरओ, एआरओ और ऐसे बहुत सारे विभिन्न पद स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन बॉडीज कराती हैं और इन्हें स्टेट एग्जाम्स कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का मेन जो सेंटर है वो एसएससी, इसकी सेंटर बॉडी है। इसके अंतर्गत ये बहुत सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं। इसकी एक रेगुलरिटी पाई जाती है और यहाँ पर आप अक्सर देखेंगे कोई रेगुलरिटी सामान्यतः नहीं मिलती। तो एक तो बात ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन बहुत एक रेगुलराइज्ड वे में होते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन बहुत इरेगुलर तरीके से होते हैं। उनका कोई बहुत कई बार पोस्टपोन होना, कोई सिलेबस सही से ऑर्गेनाइज ना होना, वो सेंट्रल के बैनर तले कराए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल के एक अम्ब्रेला प्रिपरेशन के नीचे कराए जाते हैं। कुछ पद हैं जिनके नाम हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, ईडी में और सीबीआई में जाना है, तो आप किन किन तरीकों से जा सकते हैं। ठीक, तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे मुख्य बिंदु पर आते हैं, एसएससी के सिलेबस को मास्टर सिलेबस माना जाता है। ये माना जाता है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो एसएससी के सिलेबस को मास्टर सिलेबस मानते हैं। तो अभी आपको इंटर बाद क्या करना चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडीज, ये वो 12th वाला नहीं, ये हम बात करें कि जनरल अर्थमेटिक। जैसे एसएससी के सिलेबस मैथ्स के हाई स्कूल तक की मैथ्स आपको तैयार करनी होती है, जिसके एक प्रॉपर सिलेबस है, मतलब वो हाई स्कूल एकेडमिक जैसा नहीं, वो प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, जिसके डिफरेंट बैचेज रहते हैं। आप वो जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज इंटरमीडिएट, उससे पहले जो आपने पढ़ा बहुत हेल्प करती है आपकी, लेकिन फिर भी एक ड्राफ्ट सिलेबस है जिसको आपको तैयार करना होता है। रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस चेक करने के लिए रीजनिंग का एक बेसिक सिलेबस होता है, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, उसी तरह से आप देखते हैं वहाँ पर क्लॉक, कैलेंडर, उसके बाद वर्बल, नॉर्मल, इस तरह की रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको प्रॉपरली उसके साथ पढ़ना होगा। जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह का जो सिलेबस होता है और साथ साथ करंट, ये जनरल स्टडीज में आता है। अगर हम एसएससी की प्रिपरेशन को कहते हैं पेरेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन कहा जाता है। इसी में उन पदों जिनका हमने जिक्र किया था कि एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बने, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, सब इंस्पेक्टर कैसे बने, ये सब एसएससी द्वारा कराए गए एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एसएससी के कुल 3 से 4 एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस,
सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन। जो सीजीएल का पेपर होता है वो ग्रेजुएशन होने के बाद ही आप भर सकते हैं, जबकि एमटीएस और सीएचएसएल उससे पहले भर सकते हैं। 12th होकर भी सीएचएसएल आप भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए बस, तो तैयारी शुरू कर दें। अगर आप 18 साल के नहीं हुए, मान ली 6 महीने का समय अभी आपके पास है, तो कौन सा अभी आज वैकेंसी आई जा रही है, जब वैकेंसी आएगी तब तक आप 18 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप सिंपल जो ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं, जैसा कि हमने इस सेशन की शुरुआत में कहा कि जिन बच्चों ने ये तय कर लिया कि वो आईआईटी, जेईई, नीट या इस तरफ जाना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं, करें कि भई हम बीए, बीएससी, ये बीकॉम ये सब करने वाले हैं, तो आपको पैरेलल में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। फिर जब आप पैरेलल प्रिपरेशन करते हैं तो सीएचएसएल और एमटीएस के लिए तो आप पैरेलल एलिजिबल होते हैं, और साथ साथ ग्रेजुएशन होते होते आप सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सिलेबस उसका भिन्न नहीं है, तो जब सीएचएसएल के एग्जाम और एमटीएस के एग्जाम के लिए आप काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सीजीएल की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कल हमारा अचानक जब 3 साल बाद ग्रेजुएशन होगा तब हमें ये समस्या आएगी कि अब हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। इन सामान्य स्तर के एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट की जो वैकेंसीज आती हैं यूपी के थ्रू, उनमें भी आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो सिलेबस आपको एसएससी सीजीएल का ही तैयार करना होता है शुरू से। इससे क्या होता है, आप सीएचएसएल, एमटीएस ऐसे दसियों पोस्ट हैं, दसियों एग्जामिनेशन है, सीपीओ अच्छा पोस्ट होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे के सारे एग्जामिनेशन इसी में कवर हो जाते हैं, स्टेट पुलिस, सब इंस्पेक्टर, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो अगर मैं सिंपली कहूँ कि आपको प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की करनी है तो ये कहा जा सकता है कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है। उस एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते समय आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी तैयार हो रहे होते हैं। तो सिंपल ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन होने का इंतजार मत करिए, आप तैयारी साथ में स्टार्ट कर दीजिए। ठीक। इसके अलावा सबसे बड़ा मिथ जो आपके पास होता है कि कई बार हमें लगता है कि हम ग्रेजुएशन पहले कर लेते हैं उसके बाद मेहनत करेंगे, तो ये एक समस्या आती है। ग्राफ द्वारा मैंने यहाँ समझाने का थोड़ा प्रयास किया है, ये टीम ने तैयार किया है कि भैया देखो ऐसा है कि आप पहले आराम करते रहे, फिर जब आराम करते करते अचानक आप 21 साल के हो गए तो अब आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, तब आप बर्नआउट हो जाएंगे। आपके सामने बहुत डिफरेंट तरीके से बच्चे ऑलरेडी जो लगातार मेहनत करते आए, उनके सामने आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब कहीं जाके टिक पाएंगे। जबकि आप थोड़ा थोड़ा करते रहे तो इस समय आप ऑलरेडी चमक रहे होंगे, जब आप 21 के होंगे थोड़ा मेहनत करेंगे, ऑटोमेटिकली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से सभी बच्चों के सारे बिंदुओं को मैंने ओवरऑल कवर करने का प्रयास किया। अगर आपका कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर एक और वीडियो या उसी कमेंट में उत्तर देकर इस बात को पूरा करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है तो वो एक अलग विंग है। आपने डिसाइड किया कि आपको इंजीनियर बनना है, वो एक अलग विंग है। अगर आपने बिल्कुल सामान्य कुछ नहीं डिसाइड किया, आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर पा रहे, तो आपके पास गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। आप सामान्य परिवार से हैं, आपको लगता है कि आपकी कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आपको अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे। और जब कोई बच्चा एक परिवार से एक अच्छे पद पर पहुंचता है तो सिर्फ वो बच्चा नहीं पहुंचता, पूरी पीढ़ी अपने आप में सुधार होती है। और किसी न किसी को तो बलिदान देना ही पड़ता है, एक पीढ़ी को तो खपना ही पड़ता है। तो आप खफिए और आप अपने पूरे पीढ़ी को जो है आगे बढ़ा सकते होंगे। ठीक, इस तरह से अगर आप सोचें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो आपने हाई स्कूल तक, 10th तक, 12th तक जो मार्क्स गेन किए हैं, ये सिर्फ नंबर मात्र हैं। असली दौड़ तो अब स्टार्ट होती है। ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज कम भी आएंगे, सामान्य मेहनत करके अगर कर रहे हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस को मजबूती से आपने तैयार कर लिया, तो आप ग्रेजुएशन होने से पहले भी और ग्रेजुएशन होने के बाद भी एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। सभी बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।